एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट कुमारी और आज है इंटरनेशनल लॉ का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर। पहले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, अगर आप समझना चाहते हो अंतर्राष्ट्रीय कानून को। इंटरनेशनल लॉ का पहला चैप्टर आपको ये समझाएगा कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टेट। इंडिया में स्टेट किसे कहा जाता है? इंडिया में स्टेट कहा जाता है राज्य को। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट आप कहते हो एक कंट्री को, एक नेशन को, तो यहाँ पर ये फ़र्क हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कि ये इंटरनेशनल लॉ, ये शब्द जो इंटरनेशनल लॉ है वो पहली बार कब इस्तेमाल किया गया और किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? तो पहली बार इसका इस्तेमाल 1780 में किया गया। 1780 में पहली बार इसका इस्तेमाल जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया। उससे पहले इंटरनेशनल लॉ को किस तरीके से देखते थे? उससे पहले इंटरनेशनल लॉ को बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, जो कि रेगुलेट करता है कंट्री ए और कंट्री बी के रिलेशंस को। कंट्री ए या कंट्री बी एग्जाम्पल है, इन दोनों के रिलेशन को जो प्रिंसिपल, जो रूल्स रेगुलेट करते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ में आते थे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई वर्ड नहीं था, तो जेरेमी बेंथम ने 1780 में एक वर्ड दिया, इंटरनेशनल लॉ। इतनी ही हिस्ट्री नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, उस हिस्ट्री के ऊपर आपका पूरा एक लेक्चर जाएगा। किसी दिन स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, किस तरीके से हमारे सामने आता है। अब देखते हैं कि जेरेमी बेंथम ने उस समय इसको इतने नैरो टर्म में यूज़ कर दिया था कि 1780 वाला जो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है वो आज की डेफिनेशन से अलग है या कहीं वाइडर है। इसके अंदर अब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसके अंदर स्टेट्स भी आ जाती हैं, यानी कि हमारे नेशंस भी आ जाते हैं, नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं और इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं। ये सभी इस सब के सब्जेक्ट हैं, इन सब के यहाँ पर इन सब का इंक्लूजन है इंटरनेशनल लॉ में। नाउ अब बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले अगर इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन में बात करें तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन आ जाती हैं, और ट्रेडिशनल डेफिनेशन को किसने दिया है? ओपेमियन ने दिया था। इनका जो नाम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इनको हम ओपी सर बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशंस है वो आगे के लेक्चर्स में भी हम देखेंगे। तो ओपी सर करते हैं। तो जिस समय ये डेफिनेशन दे रहे थे वो समय कौन सा था? वो समय था 19वीं सेंचुरी का। 19वीं सेंचुरी में यूरोप में एक्चुअली हो क्या रहा था? यूरोप में आ रहा था रेनेसां, बदलाव आ रहे थे, नई नई चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था। उस समय यूरोपियन जो स्टेट हैं वो डेवलप्ड हो रही थी और एक नए युग की तरफ बढ़ रही थी। उस समय जब नए युग की तरफ बढ़ रही थी, उनका व्यापार बढ़ रहा था, कैपिटलिस्ट हमने देखा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो रहा था उस समय। तो उस समय एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ कन्वेंशन, कुछ कस्टमरी रूल्स बना रही थी। उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ, कुछ कस्टम्स बने। वो इंटरनेशनल लॉ का वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से ये जो है रेगुलेशन इनका ज़रूरी हुआ। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इतना सिंपल नहीं है, ये तो मैंने आपको वर्ड्स में बता दिया कि आप आगे की डेफिनेशंस को समझ सकें। उस समय ओपी सर ने डेफिनेशन क्या दी? ओपी सर यहाँ पर कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ है नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल। बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, यानी कि ए कंट्री बी कंट्री के साथ, ए कंट्री बी कंट्री के साथ जो भी व्यवहार करती है, जो भी ट्रेड करती है, उसके लिए जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, जो कन्वेंशन चली आ रही हैं, उसके बाद जो कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है बाय सिविलाइज स्टेट ऑन द इंटरकोर्स विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं उस दौरान जो कस्टम्स हैं, उस दौरान जो कन्वेंशन बनाई गई हैं, वो लीगली बाइंडिंग है उन सिविलाइज स्टेट्स के ऊपर, उनको हम इंटरनेशनल लॉ कह देते हैं। ये है डेफिनेशन। प्रॉब्लम क्या है इस डेफिनेशन? एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम समझेंगे इसकी और इसी डेफिनेशन से हम ओपी सर की डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म निकालेंगे। अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब इस लेक्चर को देखने बैठे हैं तो प्लीज़ अपने हाथ में अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म आप खुद लिखेंगे। देखिए इसमें यहाँ क्रिटिसिज्म में सबसे पहले क्रिटिसाइज ओपी सर को किस बेसिस पर किया गया? इन्होंने बोला कि जो कस्टमरी रूल्स हैं या कन्वेंशनल रूल्स हैं वही सिर्फ इंटरनेशनल लॉ है, ऐसा नहीं है। जो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं उसके अलावा भी इंटरनेशनल लॉ में क्या आ जाते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल जो फॉलोड किए जा रहे हैं वो भी इंक्लूड है। सबसे पहला ये बोला इन्होंने सिविलाइज्ड स्टेट। भाई साहब इसके ऊपर तो बड़ा ही बवाल मचा। सिविलाइज स्टेट, उस समय यूरोप किसको सिविलाइज मानता था? आप देखिए, हमें तो नहीं मानता था। चाइना, इंडिया, एशियन जो नेशंस हैं उनको सिविलाइज नहीं मानता था। यूरोपियंस अपने आप को सिविलाइज मानते थे। और वो ये जो वाइट मैन बर्डन वाली चीज़ है ना, कि उनको लगता था कि हमें दूसरी जो अपनी कॉलोनीज़ हैं उनको सिविलाइज्ड करना है। तो यहाँ पर ओपी सर ने डेफिनेशन को नैरो कर दिया कि यूरोपियन स्टेट ही सिविलाइज स्टेट हैं और उनके ऊपर जो कन्वेंशन और कस्टमरी रूल्स बने हुए हैं वो
इंटरनेशनल लॉ हैं। तो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने सिविलाइज स्टेट कर दिया। दूसरा, इसके बाद इनका क्रिटिसिज्म किया गया कि इन्होंने सिर्फ स्टेट को कहा, इन्होंने सिर्फ स्टेट जोड़ा यहाँ पर। तो इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स नहीं आती, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इसमें नॉन स्टेट भी आती हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, WHO, WTO, ये आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब भी आती हैं, ठीक है। ये सब इंटरनेशनल लॉ के इन यहाँ पर इन सबकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ इंक्लूड हैं। अब ओपी सर के सामने इतने सारे क्रिटिसिज्म आ गए कि भैया इतनी सारे लोगों ने कमियां निकाल दी उनकी डेफिनेशन में, तो उन्होंने बोला कि कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, ये सारी कमियां निकाल दी। तो उन्होंने बदलाव किया गया, उनकी बुक का 9th एडिशन आया 1992 में। ऑब्वियसली उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन रिवाइज किया गया उनकी बुक का 9th एडिशन। और उस 9th एडिशन को रिवाइज किसने किया था? 2 लोगों ने उस 9th एडिशन को रिवाइज किया था, रॉबर्ट जेनिंग्स और आर्थर वॉट्स ने 9th एडिशन निकाला और रिवाइज किया। जो क्रिटिसिज्म किया गया था उन सबको ध्यान में रखते हुए एक नई डेफिनेशन बनाई। नई डेफिनेशन क्या बनाई? इन्होंने अब भी बोला कि ये बॉडी ऑफ रूल्स है जो लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स पर। यहाँ पर वो क्या किया गया था क्रिटिसिज्म? सिविलाइज्ड स्टेट का, सिविलाइज्ड स्टेट्स का क्रिटिसिज्म किया गया, तो यहाँ स्टेट कर दिया गया। फिर उन जो स्टेट्स अपने एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हैं, ट्रेड करती हैं, रिलेशन करती हैं, उनके ऊपर जो भी लॉ लगता है, जो भी कानून लगते हैं, जो भी रूल्स लगते हैं, उनको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि जो रिलेशंस को गवर्न करता है स्टेट्स के बीच में, बट स्टेट्स आर नॉट ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पर मैंने दूसरा क्रिटिसिज्म आपको क्या बताया था कि इन्होंने सिर्फ स्टेट बोला, इन्होंने नॉन स्टेट को छोड़ दिया, इन्होंने इंडिविजुअल को छोड़ दिया। बट इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला कि नहीं, कुछ एक्सटेंट तक इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट हैं, उनके भी राइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं यहाँ पर, ये सब इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होते हैं, इन सब के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। ये है आपकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब आते हैं हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पर। मॉडर्न किसने दी है? स्टारके ने दी है। मॉडर्न स्टारके क्या बोलते हैं इन सभी लाइनों में मैं बता दूं कि इंटरनेशनल क्या है? बॉडी ऑफ लॉ है, बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है। एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो भी कंडक्ट कर रही है उस रूल्स और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए वो स्टेट बाउंड है, उनको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो इंटरनेशनल रूल्स एंड कन्वेंशंस बने हुए हैं उनको ये दोनों स्टेट बाउंड्स हैं फॉलो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म आपको ट्रेडिशनल डेफिनेशन में दिया जाता था वो यहाँ पर हटा दिया है कि ये रूल ऑफ लॉ सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड है, उनके रिलेशन को भी देखते हैं और स्टेट और इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को भी देखते हैं। फिर उसके बाद कहा कुछ रूल्स जो है इंडिविजुअल और नॉन स्टेट्स को राइट्स भी देते हैं और ड्यूटीज़ भी देते हैं। ये जो स्टारके की डेफिनेशन थी, इसने जो इंटरनेशनल लॉ का चेंजिंग कैरेक्टर है उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट किया, उसी को बताया कि जो जिस तरीके से देखिए इंटरनेशनल लॉ आप ऐसे नहीं बता सकते कि 4 रूल्स हैं यही इंटरनेशनल लॉ है, नहीं। जो इंटरनेशनल लॉ आज से मतलब 100 साल पहले था वो आज नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून इवॉल्व हुआ है, बहुत सारे रूल्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें जोड़े गए हैं, तो स्टेबल नहीं है ये लॉ, ये इवॉल्विंग लॉ है। आज भी इंटरनेशनल लॉ बन रहा है, आज भी बहुत सारे कानून बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन से जो हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो स्टारके ने दी थी, वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करती है जो कैरेक्टर है इंटरनेशनल लॉ का। तो यहाँ पर ये आपकी मॉडर्न और ट्रेडिशनल डेफिनेशन दोनों मैंने आपको बता दी। ट्रेडिशनल डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म याद रखिएगा, क्योंकि उसी क्रिटिसिज्म के बेसिस पर हमारी मॉडर्न डेफिनेशन बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपको, ये 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई जो आपको इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा समझने में मदद करेंगी। अगर नहीं समझ में आया तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी।